नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव चिराज आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले 11th क्लास की बात कर रहे थे। ठीक है, तीसरे चैप्टर पे हमने 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग सदिशों का गुणनफल भी पढ़ चुके थे। और सदिशों के गुणनफल का मतलब हम लोग ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। उसमें एक पढ़ा था हमने सदिशों का सदिश गुणनफल और एक पढ़ा था हमने सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो सदिशों के सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस सदिशों का क्रॉस गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट यानी बिंदु गुणनफल। खैर, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग क्षैतिज दिशा में वेग लिखेंगे वस्तु का। ठीक है, वस्तु का क्षैतिज दिशा में वेग इतना हो गया। u मतलब वेग, x मतलब x एक्सिस के लॉन्ग, वो आया हमारा u cos थीटा। ठीक है, वस्तु का ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कितना हो गया, uy = u sin थीटा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, देखिए इसमें हमको करना क्या है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पहले उस चीज को सॉल्व करूंगा। हम ये दिखाएंगे कि ये एक परवलय का पथ है। ठीक है, ये एक परवलय है। तो परवलय यानी इस पूरे रास्ते की समीकरण निकालनी है। आपको पता है दोस्तों, समीकरण देखिए, ये वस्तु x और y से मिलकर जो प्लेन बन रहा है ना, x और y से मिलकर बनने वाला प्लेन मतलब ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, जो x अक्ष और y अक्ष के बीच में प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, ये वस्तु xy तल में गति कर रही है। इसको बोलते हैं xy तल में गति करना। ठीक है, ये वस्तु xy तल में गति कर रही है। जब ये वस्तु xy तल में गति कर रही है तो हमें इसकी समीकरण निकालने के लिए x और y के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए करें क्या, उसके लिए हम लोग यहाँ पे गति की समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, हमारे पास गति की 3 समीकरण है। एक है v इज u प्लस at। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारे पास होती है s मतलब होती है चली गई दूरी या s मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, s इज इक्वल टू, यहाँ कुछ h भी लिखते हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब गति की पहली समीकरण लगाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x और y चाहिए। ध्यान रखिएगा, x मतलब क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी चाहिए। ठीक, ओके, और ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी चाहिए। ठीक है, तो पहली समीकरण तो ऐसे ही हट गई क्योंकि उसमें दूरी आई नहीं रही। बची बात दूसरी और तीसरी। अब हम लोग दूसरी और तीसरी को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज लिखना चाहूंगा कि क्षैतिज दिशा में, यहाँ पे देखिए वस्तु दोनों दिशाओं में गति कर रही है, क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो हम क्या करेंगे, पहले क्षैतिज दिशा में समीकरण लगाएंगे, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में समीकरण लगाएंगे, फिर आखिरी में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्षैतिज दिशा में पिंड की गति के लिए यहाँ कौन सी समीकरण लगाई जाए। यहाँ पे हम लोग समीकरण लगा लेते हैं क्षैतिज दिशा में पिंड की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से। ठीक है, हमने मान लिया कि कुछ समय बीता है, कुछ समय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ समय बीता है तो उस वस्तु ने, जैसे सपोज करिए, यही समझ लीजिए, वस्तु कुछ समय बाद O से उठ के इस बिंदु पर आ गई। ठीक है, तो जब O से उठ के इस बिंदु पर आई, उसने क्षैतिज दिशा में देखिए कितनी दूरी तय कर ली है। देखिए इतनी दूरी तय कर ली है। ये दूरी हमने मान ली x। ये तो बदलती रहेगी ना। अगर आपने पॉइंट यहाँ ले लिया तो x ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ले लिया तो x r के बराबर हो जाएगा, है ना। अलग अलग जगह पे P ले लिया तो x ये हो जाएगा। तो x एक वेरिएबल है, y इसी तरह से y भी काम करेगा। जब वस्तु यहाँ पर है तो y कितना है, देखिए यहाँ से एक लंब खींच लीजिए, ये y इतना है। जब वस्तु P पर पहुंच गई तो y इतना हो गया। जब वस्तु यहाँ पे आ गई फिर y इतना हो गया। यहाँ पहुंच गई y 0 हो गया। ठीक है, तो गति के दूसरे समीकरण से, अच्छा गति का दूसरा समीकरण होता क्या है, गति का दूसरा समीकरण पहले लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे s क्या होता है, चली गई दूरी। भाई हम बात कर रहे हैं क्षैतिज दिशा में। जब हम क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं तो चली गई दूरी भी तो क्षैतिज दिशा में लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हमने माना कि वस्तु क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है, x दूरी तय कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई। u क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब फिर से वही बात, हम क्षैतिज दिशा में गति की बात कर रहे हैं तो वेग भी तो क्षैतिज दिशा वाला लेंगे। और क्षैतिज दिशा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेग है कितना है, u cos थीटा। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, u cos थीटा रख दिया। ठीक, t को एज इट इज लिख दिया। हाँ, अब देखिए इतना मैटर तो सॉल्व हो गया भाई। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x रख दिया, u मतलब प्रारंभिक वेग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u cos थीटा है रख दिया, t को एज इट इज लिख दिया, प्लस 1/2 a। देखिए a क्या होता है, त्वरण। भाई क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई त्वरण है क्या, बिल्कुल नहीं। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन यानी त्वरण नहीं है, मतलब कितना एक्सेलरेशन है, 0।
भाई अगर कोई त्वरण नहीं है मतलब क्या है, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं मतलब त्वरण 0 है, तो यहाँ 0 रख दिया और t को एज इट इज उतार दिया। अब देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0। यहाँ से एक रिलेशन निकल आएगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू, हाँ एक काम करिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है, u cos थीटा और ये हो गया हमारा t, इक्वेशन नंबर 3, ठीक ओके। अच्छा अब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से, ठीक है। अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्टिकल डायरेक्शन में गति की बात कर रहे हैं तो सब चीज वर्टिकल डायरेक्शन में ही देखी जाएगी। वेग वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेग होगा, चली गई दूरी वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी होगी जो कि y हो जाएगी। जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई दूरी x थी, वैसे वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी हमारी y हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो हमें लेना है वो भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं वर्टिकल डायरेक्शन वाला लेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इसमें। तो क्या होगा, पहले आप समीकरण लिख दीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पुट करिए जरा, देखिए y, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी हमारी कितनी हो गई, y हो गई, ठीक। ऐसे समझ लीजिए किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, इस पे हमने काफ़ी समझा हुआ है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ले लिया, ये हमारी दूरी कितनी हो गई, x हो गई, और ये हमारी दूरी y हो गई, y डायरेक्शन में चली गई दूरी y हो गई। और देखिए यहाँ पे u है, u मतलब प्रारंभिक वेग कितना है, और y दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है, u sin थीटा, तो ये हो गया sin थीटा, ठीक है। ठीक, हमने एज इट इज लिख दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु O से लेके P तक की गति को देखिए, वस्तु ऊपर जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है तो त्वरण तो नीचे है, मैंने भी बताया त्वरण G का मान तो हमेशा नीचे की ओर होता है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर होता है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा ही होगा, ठीक है, तो एक ही जगह पे माइनस जी लेंगे। इसका उल्टा अगर वस्तु भी नीचे आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे होता ही होता है, तो फिर एक ही जगह पे हम लोग जी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु ऊपर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे है, इसलिए एक ही जगह पे कितना हो गया, माइनस जी हो गया। चलिए कितना हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस का 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। हमको करना क्या है, हमको यहाँ से समीकरण 3 से t का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समीकरण 4 में रख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा, मुझे x और y में समीकरण चाहिए। अब आप जरा गौर करिए, यहाँ y तो आ गया लेकिन x गायब है, x हमें चाहिए वो नहीं है, और t हमें नहीं चाहिए तो वो फालतू में दिख रहा है। क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका यहाँ से t का मान निकालिए, कितना आएगा, यहाँ से जरा t का मान निकालिए, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, ठीक। अब यही वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो क्या होगा, y तो है, t गायब हो जाएगा, t हमें चाहिए भी नहीं था वो चला जाएगा, और x चाहिए था वो आ जाएगा, सिंपल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 से t का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 से मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ठीक है, t की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये रख दिया, ठीक। अब जो गुणा भाग करना है कर लीजिए, देखिए u से u कटेगा, ठीक, और जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर आ जाते हैं, ठीक। कितना बन रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, u से u देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये u से u कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या बचेगा, ये साइन अपॉन कॉस मिलके tan थीटा बन गया, और x इसके साथ ये रहा, ठीक है, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, केवल सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा इंटू जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप देखिए ये समीकरण को जरा ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण काफी कुछ बताएगी आपको। ये समीकरण इस बात की गवाही दे रही है कि इसमें ये जो है वो सेकंड पावर में है, x की घात 2 है, y की घात 1 है, और ऐसा कब होता है, ऐसा परवलय के समीकरण के लिए होता है, y स्क्वायर इक्वल 4ax, इस टाइप की परवलय समीकरण बनती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह के समीकरण बनती है। इसमें देखिए परवलयिक समीकरण में एक वेरिएबल सिंगल पावर में होता है, एक वेरिएबल डबल पावर में होता है, और यहाँ भी ऐसा ही है। ये x जो है वो डबल पावर में है, y सिंगल पावर में है, इसका मतलब ये एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आया कि सिद्ध कीजिए कि परवलय का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। तो परवलयाकार होता है तो उसमें हम लोग क्या यहाँ तक ला के छोड़ देंगे और बोल देंगे जो मैंने बोला कि y में सिंगल पावर है, x में डबल पावर है, परवलयिक समीकरण को प्रदर्शित करता है, बस खत्म, ठीक है। लेकिन अब इससे जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना, इस टॉपिक से जुड़े हुए 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं और वो डेरिवेशन जरूर आते हैं, ठीक है। और डेरिवेशन आएगा ही आएगा और न्यूमेरिकल के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, तो एक्चुअली मैं साफ बता दूं, मैं जो 3 फॉर्मूले छोटे छोटे ड्राइव करवाने वाला हूं वो फॉर्मूले आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने चलेंगे दोस्तों, वहां पे 2 चीजें आती हैं। एक होता है पूर्ण प्रक्षेप्य गति, एक होती है अर्ध प्रक्षेप्य गति। ये भी समझ लीजिए दोनों का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप सपोज करिए आप जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, ये जमीन का तल है, ये जो एक्स अक्ष है वो क्या है, जमीन का तल है। अगर आप जमीन के तल पे खड़े हैं, जैसे मैं इस समय खड़ा हूं, मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, तो बॉल फेंकी, बॉल जमीन से उठते हुए जाएगी, किसी एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पहुंचेगी, फिर वहां से यू टर्न मार के नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए वस्तु जमीन से चलना शुरू करी, घूम फिर के वापस जमीन पर आई। मेरी बात को समझिएगा, पूर्ण प्रक्षेप्य गति में क्या होता है, वस्तु जमीन से उठती है, चलना शुरू करती है और चलते चलते वापस जमीन पर ही आती है, इसे बोलते हैं पूर्ण प्रक्षेप्य गति, यानी कि फुल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, अब आप सपोज करिए दोस्तों, आप अपनी छत पे खड़े हैं, आप अपने घर की छत पे खड़े हैं, आपने क्या किया, वहां से एक ईंटा या वहां से एक बॉल फेंकी, तो जब आप वहां से बॉल फेंकेंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। आप छत पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, बिंदु पी पर आप खड़े हैं, आपने फेंका, ये ऐसे आके गिर गया। इसमें देखिए, इसमें वस्तु केवल ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जाने वाला कोई भी मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं अर्ध प्रक्षेप्य गति। क्योंकि जब आप अपने घर की छत पे खड़े होकर कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो केवल ऊपर से नीचे आती है, उसे बोलते हैं अर्ध प्रक्षेप्य गति, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि पूर्ण प्रक्षेप्य गति में क्या होता है, हमने जमीन से वस्तु को फेंका, वो पहले ऊपर गई देन नीचे आई, ठीक। तो इस चीज का मतलब समझिएगा। तो दोस्तों, जब आप पूर्ण प्रक्षेप्य गति के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूले डायरेक्ट बिल्कुल रामबाण साबित होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लगेंगे, तो आपका थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। तो इसलिए भी ये 3 डेरिवेशन जो मैं कराने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पस से, और इधर भी आता है डेरिवेशन में। लेकिन हाँ, यहां से जो मैं डेरिवेशन निकलवाऊंगा वो केवल पूर्ण प्रक्षेप्य गति पर ही लगाइएगा दोस्तों, अर्ध प्रक्षेप्य गति पर वो काम नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती लगाएंगे, गलत आंसर आएगा। तो अर्ध प्रक्षेप्य गति के लिए करना क्या है वो मैं समय आने पे बताऊंगा, ठीक है। खैर, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। दोस्तों, पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, उड्डयन का नाम से लग रहा है कि उड्डयन जस्ट साउंड लाइक उड़ना, है ना, उड़ना के जैसे साउंड कर रहा है बिल्कुल। तो आप क्या कह सकते हैं, कोई वस्तु आपने फेंकी, वो चलेगी, पहले ऊपर जाएगी, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक पहुंचेगी, फिर वहां से वापस धरातल पे या जमीन पे लौट आएगी। जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नाम की कोई चीज होती है, गुरुत्वीय बल लगते हैं, है ना। ओके, चलिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब आपने वस्तु को फेंका और जब वस्तु गिरी आकर वापस, तो इस पूरे दौरान वस्तु कितने समय के लिए हवा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है, कि मैंने वस्तु को फेंका, वस्तु चली, वस्तु अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक पहुंची और फिर वापस आई, तो वस्तु को फेंकने पर और वस्तु के वापस आने के बीच अधिकतम वो कितने समय तक हवा में रही, उस समय को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है। तो आप अब ये तो समझने वाली बात हो गई। अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे शब्दों में कॉपी में या एग्जाम में लिखना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे प्रक्षेप गति करने वाली कोई वस्तु जितने समय में अपने प्रक्षेप के पथ को पूर्ण करती है उसे ही बोलते हैं उड्डयन काल। अब सही है, ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा, ठीक। क्या बोलेंगे कि प्रक्षेप गति करने वाली कोई वस्तु जितने समय में अपने प्रक्षेप के पथ को पूरा करती है, पूरा करने मतलब ये पूरा कवर, ठीक है, जितने समय में अपने प्रक्षेप के पथ को पूरा करती है उसे उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। और दोस्तों, आपको एक चीज तो यहाँ समझी आ रही होगी, मैंने बताया था कि बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाने में हमने मान लिया कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है।
बिंदु ओ से बिंदु पी तक जाने में टी समय लग रहा है, तो बिंदु ओ से पी तक जाने में अगर टी समय लगता है तो पी से क्यू तक आने में भी टी समय ही लगेगा, डेफिनेटली 100% श्योर। ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखिए कुल समय, टोटल टाइम होता है उड्डयन काल, ये टोटल टाइम होता है उड्डयन काल टी। ठीक है, और टोटल टाइम निकालेंगे कैसे? टोटल टाइम इज इक्वल टू ये वाला हाफ टाइम टी प्लस ये वाला हाफ टाइम टी, और टी प्लस टी दैट इज 2t। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देखिए पहले वाला डेरिवेशन अलग था, वहां 5 इक्वेशन बन गई थी, ये अलग है। ठीक है, चलिए मतलब क्या है, मेन पर्पस हमारा क्या है? मेन पर्पस है स्मॉल टी का मान मिल जाए तो काम बन जाए। स्मॉल टी कैसे मिलेगा? देखिए स्मॉल टी निकालने के लिए फिर से वही न्यूटन की गति के समीकरण को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कितना समीकरण क्या होता है? देखिए न्यूटन की गति के 3 समीकरण, पहला v इक्वल u प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, चलिए अब इसमें करना क्या है हमें? ठीक है, इसमें जो मेन काम है वो ये है कि आपको t निकालना है। ठीक, टी निकालना है, और कहां से? ओ से पी तक जाने में लगा समय। ठीक, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? ये भी तो आपके दिमाग में एक एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए ना कि कब कौन सी समीकरण यूज करेंगे। देखिए भाई, आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, आप अपने घर से निकले, आपको अपने स्कूल जाना है। आपके घर से आपके स्कूल को जाने वाले कई रास्ते होंगे, मोर देन 1 होगा, डेफिनेटली सबके पास होता है, किसी के पास बहुत ढेर सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं? आप वही रास्ता अपनाएंगे जिस रास्ते पर चलकर आप अपने स्कूल की ओर कम समय में पहुंच सकें। ठीक है, मतलब जो रास्ता सबसे छोटा होगा, सबसे इजी होगा, आप वही लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कौन लंबा रास्ता लेगा? बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे। देखिए ये तीनों ही समीकरण, ऐसी बात नहीं है, कोई भी समीकरण आप ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा, लेकिन जिससे जल्दी हो जाए, जो मोस्ट सुटेबल हो, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमें समय चाहिए, समय इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें तो समय आ ही नहीं रहा है, तो इसका पत्ता तो ऐसे ही कट गया, इसको तो हम ऐसे ही नहीं ले सकते, ये हमारे लिए अभी के लिए तो यूजलेस हो गया। ठीक है, हालांकि इसका यूज करके भी टाइम निकल सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, क्यों अपनाएंगे? अब बचे ये दोनों। इसमें देखिए, अब इसमें क्या है? इसमें अंतिम वेग आ रहा है, प्रारंभिक वेग आ रहा है और समय आ रहा है। आप जरा सोचिए और ये बताइए बिंदु P की खासियत क्या है? बिंदु P की खासियत क्या है? ऐसा क्या है बिंदु P के पास जो बाकी बिंदुओं के पास नहीं है? प्रक्षेप के महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु P की बात कर रहा हूं, प्रक्षेप के महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु P के पास ऐसा क्या है जो प्रक्षेप के बाकी बिंदुओं के पास नहीं है? तो इसके पास क्या है? इसके पास ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 है, और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग 0 है तो इसका हम फायदा उठाएंगे। ठीक है, हम इसका फायदा उठाएंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की समीकरण को अप्लाई करेंगे। जब आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के समीकरण को अप्लाई करेंगे तो वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग भी ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग होगा, त्वरण और समय। अब फायदा ये होगा, जब हम लोग अंतिम वेग रखेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग बिंदु P पर पहुंचने के बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग तो 0 हो गया, u की जगह रखेंगे u sin थीटा, a की जगह -g रखेंगे और t निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के प्रथम समीकरण से हमने समीकरण लिख दिया v इक्वल u प्लस ए टी। अब देखिए बिंदु P पर पहुंचने के बाद क्या हो जा रहा है? अंतिम वेग 0 हो जा रहा है। बिंदु P पर v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बिंदु P पर v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो गया? 0। और दोस्तों u मतलब प्रारंभिक वेग, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं केवल ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहा हूँ। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग भी ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग होगा, और अंतिम वेग भी ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग होगा। लेकिन जब आप बिंदु P पर पहुंच गए तो आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग है ही नहीं, मतलब कितना है? 0 है, तो वो मैंने यहाँ 0 रख दिया। ठीक है, और लेकिन u की जगह क्या रखेंगे? ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग, जो कि आपका u sin थीटा है। ठीक है, और a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह रखेंगे -g। ठीक है, और t, तो यहाँ जरा t रखिए, t इज इक्वल टू कितना आएगा? u sin थीटा अपॉन में g। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब क्या करेंगे? ये t का यही मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे स्मॉल t का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, समीकरण 1 में रखने पर t इज इक्वल टू 2t, और t की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका। दोस्तों तो बस क्या हुआ, हमारा इजी से बहुत ही आसानी से फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, ये प्रूफ करने को भी आता है।
ठीक है। अक्सर ऐसा होता है प्रक्षेप गति के बारे में जब पूछता है तो उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देता है, ठीक है, कहेगा कि ये डेरिवेशन प्रूफ करिए कि उड्डयन काल इतना होता है। तो देख लीजिए आप कितनी आसानी से आ गया। इसमें आप यू की वैल्यू रखिए, थीटा रखिए, जी रखिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, दूसरा अधिकतम महत्तम ऊंचाई। तो इसमें महत्तम ऊंचाई का मतलब क्या है? आप जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। भाई जब वस्तु बिंदु ओ से चली, घूमते घूमते बिंदु पी पर पहुंची और वापस लौटते लौटते क्यू पर आ गई, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? इसमें केवल इतना काम हुआ है कि ये वस्तु जब चली तो इसके x के निर्देशांक और y के निर्देशांक दोनों बदले, ठीक है। लेकिन जब ये बिंदु P पर थी तब y का मान अधिकतम था। देखिए बिंदु P पर थी तो y का मान कितना था? ये देखिए इतना था। और जब इस बिंदु पर है y का मान कम है, इस बिंदु पर है y का मान देखिए कम है, ठीक है। मतलब y का अधिकतम मान कितना है? बिंदु P पर है, और वो किसके बराबर है? h के बराबर है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जैसे उड्डयन काल को तो बड़े अच्छे से परिभाषित कर दिया था। इसको बोलेंगे कि प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के द्वारा, प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के द्वारा, चित्र को देखते चलिए और शब्दों को सुनते चलिए, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई अधिकतम दूरी को, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिए और चित्र को देखिए, ठीक है। प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई महत्तम दूरी को या अधिकतम दूरी को, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई अधिकतम दूरी को प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ठीक। चलिए अब हमें फिर से h की वैल्यू निकालनी है, और h की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से समीकरण को यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब कौन सा समीकरण यूज किया जाए, ठीक है। इसको तो हटा ही दीजिए क्योंकि मुझे ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई अधिकतम दूरी चाहिए, दूरी चाहिए ना, यहाँ तो दूरी आ ही नहीं रही है, यानी अब पहली वाली समीकरण का कोई यूज नहीं रहा, बेकार हो गई हमारे लिए, अभी के लिए बेकार हो गई, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी पे जरा गौर फरमाएं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? s मतलब चली गई दूरी, हमें चली गई दूरी तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊर्ध्वाधर दिशा में समीकरण को लगा लेंगे और इसको h के बराबर कर देंगे। चलिए समझ में आ गया। लेकिन u क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब अब देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा की बात हो रही है तो प्रारंभिक वेग भी कौन सा लेंगे? ऊर्ध्वाधर दिशा वाला लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग u sin थीटा, यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। t की बात आ गई, ठीक है। अब t आप सपोज करिए t क्या हो सकता है यहाँ पे t वो समय है जितने समय में ये o से उठकर p पर आया, O से उठकर P पर आया और अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे T वो समय है जितने समय में प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु O से उठकर बिंदु P पर आई और अपने महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर ली। वो तो हम यहाँ से निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो हम T भी रख सकते हैं और A की जगह पे -g रख देंगे। यानी कि अब आप देखिएगा ये काम दो तरीके से हो सकता है, ये समीकरण भी लग सकती है और ये समीकरण भी लग सकती है। अब मैं आपको दोनों तरह से करके बताऊंगा ताकि आपका ये डाउट हट जाए कि भाई यही समीकरण क्यों यूज कर रहे हैं, ये दोनों ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो सबसे इजी पड़ेगी वो ये वाली है, ये वाली समीकरण ज्यादा इजी है, ठीक है। मैं दोनों से करूंगा, आपको ये करके बताऊंगा, ये ऐसे ही यहाँ पे करके दिखा दूंगा, लेकिन फिर इसको रफ भी कर दूंगा क्योंकि आपको एग्जाम में ये मत लगाइएगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये वाला लगाइएगा, ठीक। चलिए अभी शुरू करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है। कितना है? v² = u² + 2s, ठीक है। अब देखिए जब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात हो रही है, जैसे हमने यहाँ करा था, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा v क्या होता है? अंतिम वेग। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा की बात हो रही है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब अंतिम स्थिति में वेग। अंतिम स्थिति हमारी कौन सी? हम P पर आके रुक गए। सपोज करिए हम P पर आके रुक गए क्योंकि यहाँ पे महत्तम ऊंचाई हमें मिल रही है, हमें वही चाहिए। तो महत्तम ऊंचाई के बिंदु P जो है, महत्तम ऊंचाई का बिंदु जो P है वो हमारी अंतिम स्थिति है। तो महत्तम ऊंचाई का बिंदु P हमारी अंतिम स्थिति है और वहां पर हमारा अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, = अब u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? u sin थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। और इसका किया हमने स्क्वायर +2, a की जगह कितना रखना है? a की जगह पे -g रखेंगे, क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है,
और त्वरण नीचे है, तो ए की जगह पे कितना रखेंगे माइनस, ठीक है। और एस क्या है, एस है दूरी, लेकिन कौन सी दूरी, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी होगी ना, क्योंकि जब मैं ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो वर्टिकल डायरेक्शन की होगी, इसलिए। और यहां पे देखिए, जब वस्तु अंतिम अवस्था पर आ गई, अंतिम अवस्था यानी महत्तम ऊंचाई के बिंदु P तक आ गई, तो वो ऊर्ध्वाधर से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देंगे h। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये देखिए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया, h की वैल्यू निकल आई। अब मैंने आपसे कहा था, जैसे मैंने वादा किया था, अब आइए ये वाली समीकरण लेके चलेंगे, ठीक है, दूसरी वाली समीकरण s इज इक्वल टू, हमने समीकरण लगाया, ये मैं आपको केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा फटाफट, ठीक है। और एग्जाम में यही लगाइएगा जो मैंने किया है, क्योंकि ये इजी पड़ रहा है, जल्दी हो जा रहा है, ठीक। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहा हूं, तो चली गई दूरी ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। और आप ये बताइए, जब आप O से लेके P तक की गति को देख रहे हैं, अभी आपने सपोज किया ये गति की बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब आप O से P तक गए, अच्छा P पे रोक क्यों दिया, P के आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए भैया P के आगे जाएंगे तो H का मान घटने लगेगा, और मुझे अधिकतम ऊंचाई चाहिए, मुझे उस बिंदु पर ला के वस्तु को रोक देना होगा जहां पर ये ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी अधिकतम है, जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी अधिकतम है, वहीं पे लाके इसे रोक देना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम आके रुक गए, तो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी, ये दूरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई दूरी कितनी है, h, ओके। u मतलब प्रारंभिक वेग, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग, और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग क्या है, ये u sin थीटा। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश भी समझते चलिए, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर है ना, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, तो आप इसको समझिएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग u sin थीटा, t की जगह t रख दीजिए, प्लस हाफ, a की जगह क्या हो जाएगा भैया, a की जगह हो जाएगा माइनस जी, वस्तु ऊपर जा रही है, त्वरण नीचे है तो माइनस जी, अगर दोनों नीचे हो तो प्लस का जी, ठीक, a की जगह प्लस जी। अब t की जगह t रखिए। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, h इज इक्वल टू ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, u sin थीटा इंटू t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। t की जगह वैल्यू रखिए केवल, और कुछ खास नहीं किया, ठीक है। चलिए, t की जगह यहाँ भी वैल्यू रख दी, स्क्वायर था, यहाँ पर t के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने भी क्या किया, t के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, अंदर गुणा भाग कर लीजिए भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस, इसको जरा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। और अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, ये लौट के आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। और देखिए दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये समीकरण भी ठीक थी, लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, पहले हमने u की वैल्यू, s की वैल्यू, a की वैल्यू रखी, फिर t की वैल्यू अलग से रखी, जबकि यहाँ ऐसा कोई कर नहीं है, यहाँ आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए किसी से इजी हो जा रहा है, कोई वे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आएगा भाई घूम फिर के, ठीक है। हमारा थर्ड डेरिवेशन है क्षैतिज परास, ठीक है, क्षैतिज परास, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए क्षैतिज परास, परास का मतलब होता है, परास शब्द का मतलब ही होता है कि दूरी से होता है, ठीक है। चलिए, तो रेंज मतलब कहते नहीं है कि ब्रॉडबैंड की रेंज इतनी, मतलब केवल इतनी से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैरी कर सकता है। रेंज का मतलब एक थोड़ा सा इंटरवल हो गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा ऐसे आइडिया हो गया, ठीक है। तो क्षैतिज परास, देखिए ये इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, ये होता क्या है, देखिए जब आपने वस्तु को फेंका और वस्तु अपना प्रक्षेप गति करते हुए वापस धरातल पर आ गई, ठीक है, तो जिस बिंदु से आपने उसको फेंका था, यहाँ पे हम लोग फेंका था, ये शब्द लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हम लोग बोलेंगे जिस बिंदु से प्रक्षेपित किया था। तो जिस बिंदु से वस्तु को प्रक्षेपित किया था और वस्तु जिस बिंदु पर आकर वापस रुकी, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं क्षैतिज परास। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी कम अच्छी है, ठीक है, थोड़ा और अच्छे शब्दों में इसको बना के पेश करेंगे, ठीक है। बोलेंगे प्रक्षेप गति करने वाली, ध्यान सुनिएगा, प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के दौरान क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा,
प्रक्षेप गति करने वाली किसी वस्तु के द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी को, क्षैतिज दिशा में चली गई अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास बोलते हैं। अब देखिए मतलब ये रहा कि अगर आपको क्षैतिज परास r का मान चाहिए, अगर आपको क्षैतिज परास r का मान चाहिए तो करना क्या होगा? क्षैतिज परास मतलब क्षैतिज दिशा में दूरी, ठीक है। अब वही बात आ गई ना, क्षैतिज दिशा में दूरी निकालनी है, मतलब दूरी के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? दूरी के लिए हम लोग समय और चाल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि दूरी बराबर समय गुणे चाल, ठीक है, या चाल गुणे समय। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं, यहाँ चाल की बात होगी, तो देखिए चाल मतलब क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, और क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो क्षैतिज दिशा में वेग कांस्टेंट रहेगा। और आप समझ लीजिए जब वेग कांस्टेंट होगा तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हर जगह नहीं लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय केवल तभी लगेगा जब वस्तु का वेग फिक्स रहेगा। और आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेग जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां से दूरी का मान निकालिए, कितना आएगा? दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, ठीक है, ओके। चलिए अब क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी निकालनी है, तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी इज इक्वल टू क्षैतिज चाल गुणे समय, हो जाएगा क्षैतिज वेग इनटू समय, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसीलिए लगा रहे हैं। चलिए अब ये क्षैतिज परास हो गया r इज इक्वल टू क्षैतिज वेग कितना है? u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। और समय वो समय है जब वस्तु पूरा प्रक्षेप का पथ पूरा कर चुकी है, और प्रक्षेप का पथ पूरा करने में जो समय लगता है वो तो उड्डयन काल होता है। कहाँ गया ये? ठीक है, उड्डयन काल होता है, यानी इंटू किससे करेंगे? t से इंटू करेंगे। जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? u cos थीटा इंटू t की वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन में g, ठीक है। r इज इक्वल टू u स्क्वायर, और देखिए u स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, 2 sin थीटा cos थीटा को अंदर कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, ये u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आंसर आ गया आपका कि क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या हो गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है, ओके। अब इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली इसमें 2 स्पेशल केस लगने हैं, हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, लाइक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ओके दोस्तों। देखिए सिद्ध कीजिए कि थीटा एवं 90 माइनस थीटा प्रक्षेप कोण वो कोण होता है जिस कोण के साथ हम लोग ने उसे प्रारंभ में फेंका था। मतलब जब हम वस्तु को फेंक रहे थे, वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे थे, तो क्षैतिज के साथ उसने कितना कोण बनाया था, ठीक है। क्षैतिज दिशा से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे हमने उसे प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो आपको सिद्ध करना है कि थीटा और 90 माइनस थीटा प्रक्षेपण कोण से प्रक्षेप का क्षैतिज परास समान होता है। तो मतलब हमें करना क्या है, एक बार हम निकालेंगे क्षैतिज परास थीटा कोण के लिए जो कि इतना आने वाला है, फिर निकालेंगे 90 माइनस थीटा के लिए, दोनों को इक्वेट करके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है छोटा सा। हम जानते हैं कि थीटा कोण से प्रक्षेप का क्षैतिज परास निम्नलिखित होता है। ये फॉर्मूला r थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। अब ये तो थीटा कोण के लिए बात हो गई। अब हमको 90 माइनस थीटा कोण के लिए लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए। करना कुछ नहीं होगा, जहां जहां थीटा था वहां पे 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये है r ऑफ 90 माइनस थीटा। देखिए दोस्तों 90 माइनस थीटा लिखने का मेन पर्पस ये है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ जो क्षैतिज परास निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, 90 माइनस थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए निकाल रहे हैं। और यहाँ थीटा लिखा है क्योंकि ये थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा दोस्तों, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 थीटा था तो 2 को तो एज इट इज लिखा, बस इस यहाँ पे जो थीटा दिख रहा था इसकी जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 को जरा अंदर भेज दिया जाए, ठीक है। तो 2 अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली, ठीक है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा और ये हो जाएगा 2 थीटा। चलिए तो कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा। और आपको पता होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन है पॉजिटिव होगा, ठीक। खैर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं 2 थीटा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अल्फा मान लीजिए ना, आप इसको अल्फा मान लीजिए। कितना होगा, साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा, यानी कि यही चीज लौट के आ जाएगी 2 थीटा, ठीक है। 180 के साथ माइनस में कुछ भी लिखा हो तो साइन 180 माइनस में कुछ भी लिखा हो तो साइन वही चीज लौट के आती है, 180 वाला इफेक्ट नहीं करता उस पर, ठीक है। ये फॉर्मूले से आया, यहाँ मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ
क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा साइन थीटा के। ठीक है, ओके चलिए अब इसको देखिए, ये कितना हो गया r 90 माइनस थीटा। समीकरण 1 को देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तो जरा तुलना करिए और आप देख रहे हैं कि थीटा कोण से हम किसी वस्तु को फेंकें या 90 माइनस थीटा कोण से वस्तु को फेंकें, वस्तु उतनी ही दूर जाके गिरेगी। ठीक है, वस्तु उतनी ही दूर जाके गिरेगी। ओके, तो चलिए ये बात हो गई। आपको पता है कि क्षैतिज परास का मान कितना होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, ओके अब यहाँ पे करना क्या है, आप ये देखिए अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, r का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन 2 थीटा 0 होगा। तो लिखेंगे r मैक्स अधिकतम मान, जब साइन 2 थीटा का अधिकतम मान, साइन 2 थीटा कहें या फिर साइन अल्फा कहें, कुछ भी कहें, साइन के साथ जो एंगल होता है पूरे उसका मान, साइन का मान मैक्सिमम कितना होता है +1। ठीक है, तो अगर साइन 2 थीटा की पूरी वैल्यू +1 हो जाएगी तब जाकर ये अधिकतम होगा, क्योंकि यू स्क्वायर और जी ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। ठीक है ना, तो जी वेरी करेगा ना, जी बदलेगा ना, यू स्क्वायर बदलेगा। ठीक है, बचा केवल ये। ठीक, ओके तो आर मैक्स इतना आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आर मैक्स कब आएगा, आर मैक्स तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आर का मान अधिकतम तब होगा जब साइन 2 थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और साइन 2 थीटा की अधिकतम मान कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, साइन 90 270 है ना, इन सभी पे क्या होता है +1 होता है। ओके, तो अब इसका मतलब यहाँ पे हमें करना क्या है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पे दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45। यहाँ से एक चीज और समझ में आई। ठीक है, वो कभी कभी आपको ऐसे थोड़ा सा घुमा के आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी वस्तु को 45 डिग्री के साथ 45 एंगल पे आप प्रोजेक्ट करें तो वो अधिकतम परास लेगी, यानी वो वस्तु अधिक दूरी पर जाके गिरेगी। ठीक है, तो 45 जब थीटा इक्वल 45 होगा तो ये साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, अपने आप पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल मिला के काम इतना ही करना है। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, तो फिर आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।